हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अन अकेडमी। आज की इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कनकरेंस रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ वीडियो एज वेल एज ऑडियो, एंड देन वी आर गोइंग टू गो अहेड। और आज की इस सेशन में आई एम गोइंग टू टेक few around 4 number of important numericals based on the concept of line integration। और हर एक क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था, ईएमएफटी इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 नंबर या 2 नंबर आप बिल्कुल फिक्स मान के चलें लाइन इंटीग्रेशन पे। तो लाइन इंटीग्रेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में लेने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अगर फटाफट बता देंगे मेरे को, तो क्वालिटी ऑफ वीडियो एंड ऑडियो इज बिन परफेक्ट। अगर परफेक्ट हो तो परफेक्ट करके कमेंट करें, देन वी आर गोइंग टू गो अहेड। क्वालिटी ऑफ वीडियो एंड ऑडियो परफेक्ट है कि नहीं बताएंगे मेरे को, जल्दी जल्दी कमेंट कर दें एक बार। चलिए, तो अपन सबसे पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं वर्क डन का, विच इज बीन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रेशन। द प्रॉब्लम स्टेट्स द वर्क डन बाय द फोर्स F इज इक्वल्स टू वाई जेड I plus ZX J plus XY K in moving particle from point 1, 1, 1 to the point 3, 3, 2 along a path C is। चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। द ऑप्शंस आर बीन 1, 10 and then it is been 100 and the last is cannot be determined। प्रॉब्लम को ढंग से रीड करेंगे और बताएंगे इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या हो सकता है। व्हाट कुड हैव बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या होगा? What would be the best most answer for this given question? और अभी तक इस तरीके के क्वेश्चंस अभी गेट एग्जामिनेशन में नहीं दिखे हैं, बट एक्सपेक्ट करें कि कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आपके लाइन इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन जरूर होने वाला है। चलिए फटाफट बताएंगे व्हाट कुड हैव बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। देखो मेरे भैया, अगर इस प्रॉब्लम को ढंग से रीड करोगे तो वर्क डन का प्रॉब्लम है, और अगर आपको वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में वर्क को अकुमुलेट करना पड़ेगा। तो छोटा टुकड़ा ऑफ वर्क जो होगा वो डीडब्ल्यू होगा, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को जब आप ट्रेवल करते होगे 1, 1, 1 से 3, 3, 2, तो उनको आप इंटीग्रेट करेंगे। और किस तरीके का इंटीग्रेशन होने वाला है? लाइन इंटीग्रेशन या फिर कंटूर इंटीग्रेशन। तो छोटे से वर्क डन के टुकड़े को अपन बोल सकते हैं डीडब्ल्यू। एंड हाउ द डीडब्ल्यू इज बीन डिफाइंड? द डीडब्ल्यू इज बीन डिफाइंड एज अ फोर्स वेक्टर ओवर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डीएल वेक्टर। और यहां भी होगा लाइन इंटीग्रेशन या फिर कंटूर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन और द कंटूर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें जो आप लोगों को नोट करने की है। एफ वेक्टर आपके प्रॉब्लम में क्लियरली दिया हुआ है। डीएल इज गोइंग टू बी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। एफ वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू चूज द डीएल वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ओनली, दैट इज बीन dx ax कैप प्लस dy ay कैप प्लस dz az कैप। तो यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया, dl vector is going to be dx ax cap plus dy ay cap plus dz az cap, dz az cap। yes, f vector has been also clearly given, f vector भी clearly given है। what is been that? it has been yz ax cap plus zx ay cap प्लस xy az cap। देखिए चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताएंगे ये कैन नॉट बी फाउंड और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कब ये आंसर होने वाला है? ये तब आंसर होने वाला है जब आप 1, 1, 1 से 3, 3, 2 जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग पाथ जो है वो अलग अलग वर्क एक्यूलेट करके दे रहा है। क्योंकि इस प्रॉब्लम में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। अगर स्ट्रेट लाइन दिया होगा तो डेफिनेटली डी इसका आंसर नहीं हो सकता। आपका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, फाइनल पॉइंट फिक्स्ड है, और साथ में पाथ जहां से आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ट्रेवल कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो बीन फिक्स्ड। तो इस प्रॉब्लम में मैंने कहीं ये नहीं बोला है ना कि आपको यहां से यहां जो है स्ट्रेट लाइन से ही जाना है। नहीं तो बच्चे को ये दिमाग में आता है कि सर अगर कुछ भी डेटा नहीं दिया होता है तो स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट करें, और स्ट्रेट लाइन से कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो सत्य आंसर होगा। मैंने जानबूझ के नहीं दिया हुआ है कि आप यहां से यहां ट्रेवल करने के लिए स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं। So what had been the concept over here? You had to move 1, 1, 1 to 3, 3, 2
you can take infinitely many different paths. Either you could have taken a straight line, you could have taken a semicircle, upper facing semicircle. There could have been the different n number of paths. तो सबसे पहले तो ये बताएं, क्या ये अलग अलग पाथ से जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल करेंगे तो आपका वर्क डन अलग अलग होगा कि सेम होगा? और ये कंसेप्ट आधारित होता है कंसेप्ट ऑफ पाथ डिपेंडेंसी और पाथ इंडिपेंडेंसी. तो आपको ये देखना होगा कि आपका एफ वेक्टर जो है वो पाथ डिपेंडेंट वेक्टर है, पाथ इंडिपेंडेंट वेक्टर है, और इसके लिए परफॉर्म करना होता है कर्ल. तो आप सबसे पहले कर्ल परफॉर्म करेंगे एफ वेक्टर के ऊपर. अगर एफ वेक्टर की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब है आपका एफ वेक्टर जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है. पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब आपको केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स रखने हैं. आप किसी भी पाथ से जाएंगे, द आंसर इज सपोज टू बी वेरी सेम. अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट निकला, दैट मींस इफ यू परफॉर्म द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dl through the path 1, it would stand very same as path 2 and same as path 3 as well. path 3 as well. और अगर ये कर्ल फिर निकला तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो है वो रूल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ऑप्शंस को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ बेटर थिंग. ठीक है, बताएं मेरे को इसका आंसर क्या होगा. तो सबसे पहले निकालना है मुझे कर्ल. द कर्ल हैज टू बी परफॉर्म्ड फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी एफ वेक्टर. इसके लिए मुझे लेना होगा डिटर्मिनेंट विथ द ऑर्डर ऑफ 3x3. पहला रो डेडिकेटेड होगा यूनिट वेक्टर पे, दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव्स पे और तीसरा कंपोनेंट पे. सो हियर कम्स ax कैप, ay cap, az cap. Partial derivative with respect to the x, here comes with respect to the y, and here with respect to the z. अब कंपोनेंट ऑफ f को यहां पर आप ब्रॉट इन करेंगे तो ax cap का कंपोनेंट जो है वो yz है. यस, सिमिलरली here comes zx and the last one is being xy. ठीक है, सबसे पहले फोकस करते हैं कंपोनेंट ऑफ ax cap. ax cap का कंपोनेंट देखें क्या होगा. यहां निकाल लें अपन, यहां ax cap का कंपोनेंट मैं निकाल रहा हूं. ये देखें कुछ यहां पर ध्यान दें. अगर ax cap के कंपोनेंट पे फोकस करते हैं, सो व्हाट हैड बीन हैपनिंग, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू द y दैट स्टैंड्स x, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ zx विद रिस्पेक्ट टू द z दैट स्टैंड्स x. तो ये कंपोनेंट तो जीरो हो गया. देन कम्स द कंपोनेंट ऑफ ay cap, partial differentiation of xy with respect to the x that stands y, partial differentiation of yz with respect to the z that stands again y, and here comes the component of az cap. Here comes the component of az cap. Partial differentiation of zx with respect to the x that is being z, partial differentiation of yz with respect to the y and that is being z. और ये वैल्यू आई है नल वेक्टर. और अगर आपका कर्ल किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई करने पे रिजल्टेंट इज बीन अ नल वेक्टर, कीप इन माइंड दैट इज बीन पाथ इंडिपेंडेंट. दैट मींस आइदर यू टेक पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, आइदर ऑफ द पाथ द रिजल्ट इज सस्पेक्टेड टू बी वेरी सेम. डी को तो रूल आउट कर लिया. ये डी कब आंसर होता, कोई मेरे को बताएगा? डी माइट हैव बीन द आंसर व्हेन डी केवल तब आंसर होता जब आपका वेक्टर क्वांटिटी जो है पाथ डिपेंडेंट होता है, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू नॉन जीरो होती है. भाई ने ये नहीं बताया है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करने के लिए स्ट्रेट लाइन यूज करना है या नहीं करना है, तो आप अलग अलग पाथ यूज करेंगे एंड यू लीड डिफरेंट आंसर्स. इस क्वेश्चन में केवल एक डिफरेंस क्रिएट करना था, एफ वेक्टर को थोड़ा सा ऑल्टर कर देना था और उसके बाद डी मस्ट हैव बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर. उस समय बच्चे को बस यही ध्यान होता है कि सर मेरे को स्ट्रेट लाइन यूज करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आगा रहे हैं. स्ट्रेट लाइन आप केवल तब यूज करें या तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन से ही आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल करना है, या फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल करने के लिए आपके पास पाथ डिपेंडेंसी है ही नहीं. आइदर यू टेक पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, द लाइन इंटीग्रेशन स्टैंड्स फॉर सेम. तो उस कंडीशन में मैं सर्कल वगैरह यूज नहीं करता बिकॉज द कैलकुलेशन बिकम्स बिट डिफिकल्ट. तो सबसे अच्छा आपका कंडीशन होता आप सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन यूज कर लें ए से बी तक. ए से बी तक. इज दैट पार्ट क्लियर? क्लियर है सब लोगों को? एक बार फटाफट रिप्लाई करोगे यार, फटाफट रिप्लाई करो. फटाफट रिप्लाई करेंगे, ठीक है. चलिए इसी सीक्वेंस में पर आगे बढ़ते हैं. एंड एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज बीन कंसर्न, अब थोड़ा सा वापस से रिफोकस करते हैं. अगर ये प्रॉब्लम अगर पाथ डिपेंडेंट का है, अगर ये प्रॉब्लम पाथ डिपेंडेंट का है तो अपन इस प्रॉब्लम को और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट मी ब्रिंग दिस क्वेश्चन इनटू द नेक्स्ट वर्किंग बोर्ड.
तो इनमें से ऑप्शन डी तो रूल आउट हो चुका है, डी इज बीन कंप्लीटली रूल्ड आउट। तो मैं आपसे पूछूंगा पॉइंट ए विच स्टैंड फॉर 1,1,1 टू पॉइंट बी विच इज बीन 3,3,2। आप यहां जाने के लिए क्या स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे? लगभग बच्चे बोलेंगे हाँ, लेकिन स्ट्रेट लाइन से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज नॉट दैट इजी। रीजन, अगर आप 1,1,1 से 3,3,3 जाते तब शायद x इज इक्वल्स टू 3t, y इज इक्वल्स टू 3t, z इज इक्वल्स टू 3t ले सकते थे, या 1,1,1 से 2,2,2, या फिर मैं बोलूं मल्टीपल फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन होता, तब कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता। अगर कोई बच्चा बोले कि सर मैं इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करूंगा, होता क्या है, x माइनस x1, x1 इनिशियल पॉइंट 1, x2 माइनस ऑफ x1, तीन में से एक गया है, कितना होगा 2, y माइनस y1, 3 माइनस 1 दैट इज बीन 2, एंड z माइनस z1 एंड 2 माइनस ऑफ 1 इज बीन 1, और ये t से कंपेयर होगा। जब आप इसको t से कंपेयर करेंगे तब पाएंगे कि x की वैल्यू आई है 2t प्लस 1, y की वैल्यू आई है 2t प्लस 1, एंड z की वैल्यू आई है t प्लस 1। और जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ dt, dy इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ dt, एंड dz इज इक्वल्स टू ऑफ dt, इज इक्वल्स टू dt। हाँ कि नहीं? यस सर। और अब अगर आप इसका लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो f डॉट dl अगर आप परफॉर्म करते हैं, सो दिस बिकम्स लाइक लाइन और कंटूर इंटीग्रेशन। f का डॉट dl के साथ आप डॉट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो इट स्टैंड्स yz dx प्लस zx dy प्लस xy dz, xy dz। अब बताओ ना, ये पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पर इनपुट में ला के कैलकुलेट करना इज नॉट दैट इजी टास्क, इज नॉट दैट इजी टास्क। सो आप बताएंगे इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता था? तो चूंकि आपका इंटीग्रेशन पाथ इंडिपेंडेंट है ही, तो अब ये भी नीड नहीं है ना कि मैं हमेशा और हमेशा इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करूं। कभी भी प्रॉब्लम पाथ इंडिपेंडेंसी का आएगा तो आप मेरा पैटर्न फॉलो करो, आप बेस्ट तरीके से आंसर निकाल पाओगे विद द लीस्ट एफर्ट एंड द मोस्ट एक्यूरेसी। क्या करो, आप 1,1,1 से स्टार्ट तो कर रहे हो, आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इंटरमीडिएट पाथ और इंटरमीडिएट पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, जानबूझ के 1,1,1 से मैंने ट्रेवल किया है 3,1,1, जिससे मेरे को फायदा हुआ कि यहां ट्रांजिशन केवल x में आया है, y और z में कोई ट्रांजिशन देखने को नहीं मिला है। तो लाइन इंटीग्रेशन में जहां भी dy और dz का कंपोनेंट है, आई कैन कीप द वैल्यू एज 0। और अगर x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात होती है तो वहां अपन सीधे सीधे रख सकते हैं, x जा रहा है 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। और अगर y और z की नीड होती है तो चूंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, यहां भी y1 है और यहां भी y1 है, ओवर दी लेंथ पूरा का पूरा y1 होगा, पूरा का पूरा z1 होगा। तो अगर इक्वेशन में y और z की नीड होती भी है तो अपन 1 1 रख सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, पहले 1 से सीधे सीधे 3 को मैच किया और बाकी डेटा मैंने सेम रखे। अब मैं 3,1,1 से जाऊंगा 3,3,1, जिसमें केवल y में चेंज आएगा और x और z में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको ग्राफिकली दिखाने के लिए मैं यहां पर कंटूर बना रहा हूं, बट आप ये मत समझिएगा कि इसको एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ किया है। तो यहां से मैं ट्रेवल करूंगा 3,3,1, और यहां से बेनिफिट होगा x हैज नॉट चेंज, y हैज नॉट चेंज, सो यस dx and sorry dz is being 0, dx and dz is being 0, and last never the least I have reached to my final point and that is being 3,3,2। और आप इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे, the x has not changed, y has not changed, only and only z has changed, so you can say dx and dy is found to be 0, dx and dy is found to be 0, yes or no? Yes sir, this has been the case now, this has been the case now। वापिस से आते हैं इस इंटीग्रेशन को, इस इंटीग्रेशन को अब 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं। आप ऑब्वियसली बात है, इसका एफर्ट इसका एफर्ट इसका एफर्ट जो है, क्यूमुलेटिव एफर्ट जो है वो लास्ट में ऐड करके बाहर आने वाला है। अब केवल इस तरीके से इसको डील करें, ये होगा yz dx प्लस zx dy and here comes xy dz, xy dz। ठीक, आप देख सकते हैं केवल जो dx वाला टर्म है वो लाइव होगा जब आप पॉइंट ए से बी तक ट्रेवल कर रहे होंगे।
dy वाला टर्म लाइव होगा जब b से c तक ट्रेवल कर रहे हैं, और c से d ट्रेवल करेंगे तो केवल dz वाला टर्म लाइव होगा। तो अब ये देखें ना, इसका एफर्ट केवल कब के लिए आएगा, जब a से b मूव कर रहे हैं। और जब आप a से b मूव कर रहे हैं तो एक मजेदार चीज ही रही है कि अगर नीड हुई तो y की वैल्यू रखेंगे आप 1 और z की वैल्यू रखेंगे आप 1, बिकॉज वैल्यू ऑफ y एंड z हैज नॉट बीन चेंज, और यहां पर y और z की वैल्यू पूछी जा रही है, तो y और z की वैल्यू रखेंगे आप 1। सो इट इज जस्ट बीन dx and the x has been moving from 1 to 3. It's quite easy, sir. Plus dy का फैक्टर लाइव होगा when you have been moving from b to c. z की वैल्यू आपने रखनी होगी 1, यस, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एंड सिमिलरली x की वैल्यू रखनी होगी आपको 3. सो 1 into 3, it's been 3. It's been 3, and here comes dy. And the y has been moving from 1 to 3. 1 to 3 plus dz का कंपोनेंट लाइव होगा when we have been moving from c to d. x is been fixed to 3 and similarly y has been fixed to 3. 3 3s are 9. And yes, the dz do come over here, and the z is been moving from 1 to 2. 1 to 2. Yes or no? 1 to 2. बस लास्ट में इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है. Let me bring this result into the next page. So here comes the result. ठीक है, the result is going to be integration of dx is going to be x. 3 में से एक गया, ये क्या होगा 2. The 3 has been brought out. The integration of dy has been y. 3 में से एक गया, ये again it's been 2. 9. The integration of dz is been z. 2 में से एक गया, होगा 1. We had to add them together. So it becomes 2 plus 6 plus 9. The 17 has been the best most answer. 17 has been the best most answer. Yes or no? Yes or no? तो यहां आप लोग इसको चेंज कर लेना. The 17 has been the best most answer. This one has been 17. This one has been 17. आप लोगों का क्या आंसर निकलेगा, फटाफट रिप्लाई करेंगे. ये पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर है. सबसे पहले एफ वेक्टर पे फोकस करें. इट इज बीन अ पाथ इंडिपेंडेंट. हाउ डिड आई नो अबाउट इट? जस्ट बाय टेकिंग कर्ल. अगर कर्ल की वैल्यू 0 होगी तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा. अगर पाथ इंडिपेंडेंट होगा तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आप कोई सा भी पाथ चूज कर सकते हैं. हार्डली इट वुड मेक डिफरेंस. स्ट्रेट लाइन हमेशा चूज करना इज नॉट अ गुड ऑल्टरनेट, बिकॉज इफ यू फॉलो द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन बिकम अ वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट आई डिड, मैंने 1,1,1 में केवल एक टाइम पे x को वेरी किया, फिर y को वेरी किया, फिर z को वेरी किया. सो आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम 1,1,1 एंड स्ट्रेट अवे आई वेंट टू 3,1,1. तो मैंने सबसे पहले x को मैच किया. Then comes 3,1,1 and then 3,3,1 because I had to match this 3 as well. And then at last 3,3,1 had went to 3,3,2. A से B तक ट्रेवल करने के टाइम पे x has not been changed, so obviously there would be the change in dy and dz. और अगर y और z की फिक्स्ड वैल्यू की नीड होगी तो I would keep the value of y as 1 and the value of z as 1. Once you'll be moving from B to C, there had not been any change in x and z, only y has changed. So dx dz का component होने वाला है 0, and if we wants to keep the value of x in equation, x has to be fed as 3 and similarly y has to be fed as 1. And in c to d there had not been any change in z, और अगर x और y की need होती है तो I would keep x as 3 and similarly y as 3. So let me start with the same. So here it became yz dx, it has been zx dy, and this has been xy dz. dx का कंपोनेंट केवल लाइव होगा a से b तक, dy का कंपोनेंट केवल लाइव होगा b से c, and same goes from c to d. Focus on the first term. In first term y and z has to be kept in, and y और z की वैल्यू देख सकते हैं 1 है, तो ये पूरे के पूरे फंक्शन को मैंने 1 रख दिया, और आपका x जा रहा है 1 से 3 तक. तो इन फ्यूचर अपन इसको देखेंगे. इट इज बीन इंटीग्रेशन ऑफ dx इज बीन x 3 minus of 1, that is been 2. Similarly, the second one, it requires z into x. What has been the value of z over here? The z remains 1 and similarly x remains 3. So obviously 3 into 1 has been 3. And as far as the variation in y has been concerned, you had been moving from 1 to 3. And the last one has been z. Here we require xy. The value of x has been fixed to 3 and similarly value of y has been fixed to 3. 3 3 are 9. And z has been moving from 1 to 2. So we had taken this to here. Yes? Yes, no?
and at last this would result to, this would result 3 2 is 6, this would result 9. Put together it has been 9 plus 6 15 plus 2 17. One of the well crafted क्वेश्चन, एंड मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आगे जाके इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें. इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? प्रॉब्लम और संगीन कब होता है? इफ रादर गोइंग 3,3,2 दे मस्ट हैव बीन गिवन, लेट्स टेक 2,3,4, डेफिनेटली लगभग बच्चे जो हैं वो स्कैटर कर जाएंगे. यस, ठीक है. इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? एक बार फटाफट बता दो आप लोग. गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग. एक बार फटाफट बता दो यहां तक. इज दैट पार्ट क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग? ये सबको क्लियर है? अंशिका, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये 2,3,4 अब बन जाएगा या नहीं बनेगा? और आप लोग ये भी बताएंगे अगर ये 2,3,4 का प्रॉब्लम होता तो आप लोगों को अपने पैटर्न से जो क्वेश्चंस बनाते थे वो डिफिकल्ट लगता है या नहीं? पहले आप लोगों से रिप्लाई चाहूंगा यार. टू वे कम्युनिकेशन चाहिए मेरे को क्लास में. मैं एकदम डोमिनेट करके पढ़ाऊंगा और वही चीजें पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे गेट के एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चंस तो मैं बिल्कुल बकवास वाले कराऊंगा ही नहीं. हर एक क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ दम होगा, कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा. ये बताएं मेरे को, अगर आप 1,1,1 से 2,3,4 तक जाते तो आपको ये पेनफुल प्रोसेस लगता है या नहीं लगता? अब देखो ना, अगर आप इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन ही अगर फॉलो करते, दिस मस्ट हैव बीन क्वाइट डिफिकल्ट. सबका डिनोमिनेटर अलग होता. डिनोमिनेटर क्यों अलग होता भाई मेरे? 1 और 2 के बीच का डिफरेंस आएगा 1, 1 और 3 का डिफरेंस आएगा 2, 1 और 4 का डिफरेंस आएगा 3. ये देखो, ये सब का डिनोमिनेटर अलग होता. और न्यूमरेटर 1,1,1 होता तो ये एक में आता 2t 3t 4t. सच ए ह्यूज कैलकुलेशन मस्ट हैव बीन. यस, सच ए ह्यूज कैलकुलेशन इट मस्ट हैव बीन. तो मैं आज से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कभी भी लाइन इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम आते हैं तो आप सबसे पहले एफ वेक्टर को देखें वो कर्ल फ्री है या नहीं. अगर कर्ल फ्री है तो मेरे हिसाब से ये प्रोसेस फॉलो करें. दैट वुड बी द बेस्ट प्रोसेस विच विल बी एवर एक्सपीरियंसिंग. चलिए, इसी सीक्वेंस में नाउ आई थिंक इज बीन द राइट टाइम आई शुड बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल. ये क्वेश्चन गेट इलेक्ट्रिकल 2016 आईएससी बैंगलोर ने फ्रेम किया है. प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ना और बताएं इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या होगा. द प्रॉब्लम स्टेट्स द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल. C stands for contour. This has been a sign of integration. So basically we had been dealing with the contour integration. 2x y square dx plus 2x square y dy plus dz along a path joining the origin 0, 0, 0 and the point 1, 1, 1 is. The four different options are being given 0, 2, 4, 6. मैं आप सब लोगों बच्चों से ये जानना चाहूंगा कि इस प्रॉब्लम में कहीं भी दिया हुआ है कि आपको 0, 0, 0 से 1, 1, 1 स्ट्रेट लाइन से जाना है? नहीं सर, नहीं दिया हुआ है. इसका मतलब ये प्रॉब्लम पाथ इंडिपेंडेंट वेक्टर का है. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्यों पाथ इंडिपेंडेंट वेक्टर का है? लास्ट प्रॉब्लम में ऑप्शन डी दिया हुआ था कैन नॉट बी फाउंड, बट यहां तो प्रिसाइज आंसर दिया हुआ है. और अगर आप पाथ चेंज करने के दौरान आंसर चेंज होता होगा तो डेफिनेटली इसका प्रिसाइज आंसर तो हो ही नहीं सकता. और अगर मान लो प्रिसाइज आंसर दे दिया तो लास्ट में हम चैलेंज करेंगे गेट के क्वेश्चन को, बोलेंगे भैया गलत था क्योंकि अलग अलग पाथ से इसका आंसर अलग अलग आ रहा था. तो आप ये बताएंगे एफ वेक्टर का कर्ल चेक करने की नीड है भी या नहीं? यस या नो? यस या नो? ये बताएं मेरे को, एफ वेक्टर का कर्ल चेक करने की नीड है भी या नहीं? यस या नो? फटाफट रिप्लाई करेंगे. फटाफट रिप्लाई करेंगे. अंशिका एंड देन दास जी जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे. आपके पास जो एफ वेक्टर है उसका कर्ल चेक करने की नीड है भी या नहीं है? नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, क्योंकि इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिया हुआ है और फिक्स्ड आंसर्स दिए हुए हैं. इसका मतलब आप कोई सा भी पाथ फॉलो करते होंगे यू मस्ट बी लीडिंग द सेम आंसर. आइदर द कंटूर इंटीग्रेशन इज बीन टेकन प्लेस बाय स्ट्रेट लाइन, मे बी लोअर फेसिंग सर्किल, मे बी अपर फेसिंग सर्किल, मे बी अपर फेसिंग सर्किल. नहीं है नीड ना? बिल्कुल. तो आप लोग अपना टाइम बर्बाद मत करो एग्जाम में. यहां छोटी छोटी जगह है, आप लोगों को टाइम बचानी है. बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करना. आप मान के चलें कि आपका डेल क्रॉस एफ जो है
इस प्रॉब्लम के हिसाब से जीरो होगा। अगर नॉन जीरो होगा तो चैलेंज करेंगे। क्यों चैलेंज करेंगे? क्योंकि प्रॉब्लम में कहीं दिया ही नहीं है कि स्ट्रेट लाइन से आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं दिया है तो आप कुछ भी पाथ यूज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द डिफरेंट डिफरेंट आंसर, और एक प्रिसाइज आंसर नहीं हो सकता, एक प्रिसाइज आंसर नहीं हो सकता। अब बताएं इसका निकालने का तरीका क्या होगा। मेरे टेक्निक से निकालने की कोशिश करें, 1 मिनट के अंदर आंसर निकलेगा। क्या करना है आपको? सबसे पहले जीरो को 1 तक लेके जाना है और बाकी डेटा को आप फिक्स रखेंगे। बोले तो आप 0,0,0 से 1,0,0 जा रहे हैं। उसके बाद 1,0,0 से आप जा रहे हैं 1,1,1 और लास्ट में जा रहे हैं आप 1,1,0 से 1,1,1। सो वर्चुअली स्पीकिंग आप इन पूरे के पूरे पाथ को कुछ डिस्क्रीट सेगमेंट्स में बांट रहे हैं, कुछ इस तरीके की। तो यू स्टार्ट फ्रॉम 0,0,0, देन यू गो टू 1,0,0, then you reach to 1,1,0, and at last you had come to 1,1,1. You had come to 1,1,1. ठीक, फटाफट वही कंसेप्ट यूज करने हैं। देखिए, पहली बार में केवल x में चेंज आया है, y और z का कंपोनेंट गया, तो बोले dy और dz जो है पाथ a से b तक जाने के लिए, अगर आपने इसको a लिया है और b लिया है तो पाथ a से c और c से d तक जाने के लिए a से c में तो एटलीस्ट केवल केवल ये टर्म लाइव होगा, बाकी इज बिन किल्ड ऑफ, बाकी इज बिन किल्ड ऑफ। यस, तो अगर मैं ये देखूं यहां y था 0 और z था 0 और यहां y 0 रख लोगे तो बचे ही क्या मेरे भाई? तो ये होगा x 2 टाइम्स ऑफ x वाई स्क्वेयर डी एक्स। और एक्चुअली में आप स्टार्ट कर रहे हैं ए से और जा रहे हैं सी तक, और यहां इस दौरान पे आपको y की वैल्यू रखनी होगी 0 और z की वैल्यू रखनी होगी 0। अरे y 0 तो खत्म ना, ये टर्म ही पूरा का पूरा खत्म। प्लस सेम गोस विथ c टू d, and the term which is going to be live is being 2x square y dy। और जब c से d ट्रेवल करते होंगे, so value of x is being fixed to 1 and z is been fixed to 0, the last, and that is been dz। तो यहां तो x y और z की डिमांड है ही नहीं, आप जस्ट फोकस करें z पे। तो z is been moving from 0 to 1, 0 to 1। this term has been completely knocked off। यहां x की वैल्यू आपको 1 रखनी है, तो यस 1 is been out, 2 बाहर निकाल लिया गया है और इंटीग्रेशन हो रहा है y का, तो ये होगा 2y स्क्वायर। और y के लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है c से d में? देखें y 0 से 1 की तरफ जा रहा है, 0 से 1 की तरफ जा रहा है। व्हाट इज बीन द लास्ट वन? dz का इंटीग्रेशन होगा z एंड द लोअर लिमिट इज बीन 0, अपर लिमिट इज बीन 1, अपर लिमिट इज बीन 1। तो यहां होगा क्या? देखें ये वैल्यू होगी 2 और 2 गई, 1 को 0 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, इट इज बीन 1 प्लस 1, द रिजल्ट इज बीन 2, रिजल्ट इज बीन 2। देखिए इसी तरीके से मैं तो बोलूंगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करो, और ये क्वेश्चन उतना ही आसान होता अगर ये प्रॉब्लम 1,1,1 की जगह में 1,1,3 का होता। कोई बताएंगे मेरे को ये इसके आंसर में क्या चेंज आएगा? ओनली वन चेंज इज बीन प्लेस्ड, रादर गोइंग फ्रॉम 0,0,0 टू 1,1,3। आई वुड लाइक टू नो द इनपुट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। थोड़ा सा चेंज होता, लेकिन अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म से इस प्रॉब्लम को स्मैश करने की कोशिश करेंगे, इट वुड इंक्रीज योर हेल अमाउंट ऑफ एफर्ट। यस यस, शेखर प्रधान इलेक्ट्रिकल वाले भी फॉलो कर सकते हो एटलीस्ट जब तक मेरा वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट चल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के दोनों सेगमेंट्स के लिए। फोकस ऑन दिस क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट कुड हैव बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर। मैं आप लोगों से आंसर चाहूंगा, 2 बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, अंशिका और सुवा दास, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ना तो आपने एफ वेक्टर चेंज किया है, ना ही इनिशियल पॉइंट चेंज किया, केवल फाइनल पॉइंट चेंज करके 1,1,1 से 1,1,3 कर लिया है, 3 कर लिया है। बताएं मेरे को। देखिए अगर आप 0,0,0 से 1,0,0,0 जा रहे हैं तो एक्चुअली में नथिंग हैड चेंज्ड, दिस इज स्टिल बीन 0। C से D आप 1,0,0 से 1,1,0 जा रहे हैं, nothing had changed and still it has been 1. Only one change has been taken place and that has been the last one. Rather going at 1,1,1, you had been going to 1,1,3. So only one difference is going to take place and that is been, this becomes 3. This becomes 3. Yes or no? Yes sir.
और अगर ये 3 चला गया तो लास्ट में केवल एक डिफरेंस आ रहा है, देखें, दिस इज बीन 1 1, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, चेक करो एक मिनट, फटाफट फटाफट चेक करोगे, 5 आ रहा है या 4 आ रहा है। तो आप 0 से 3 तक जा रहे हैं, तो यस इट इज बीन एक्सपेक्टेड टू 4, इट इज बीन एक्सपेक्टेड टू 4 4 4 4 4 आ रहा है सुआ, ऐसा गलती नहीं करना भाई, ठीक। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऑल्टर कर देता हूं, और आप बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें, ये क्वेश्चन आप लोगों के गेट एग्जाम में इस तरीके का एक तो आ रहा लाइन इंटीग्रेशन का, आप लोग रफली कैलकुलेट करके बताएंगे। सबसे पहले मैं इसको मार्क कर रहा हूं, फॉरगेट अबाउट दिस, एंड आई हैड बीन गोइंग टू 1, 2, 3, 1, 2, 3. I need the answer from each one of you. I need the answer from each one of you. And be ready with this kind of problem. ये मेरा बैठ है कि लगभग इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, पिछले 4-5 साल से पूछा जा रहा है, और लगातार लाइन इंटीग्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक एरिया ऑफ कंसर्न रहा है। सो फोकस ओवर दिस क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट कुड हैव बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर। बोले, और ट्राई करें कि मिनिमल स्टेप्स में इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, मिनिमल स्टेप्स में। तो आप लोगों को एक डॉट से दूसरे डॉट तक ट्रेवल करने के लिए अभी तक कॉपी में मार्क करके कैलकुलेट करना होता था, अब आप ट्राई करें कि ये ब्रेन में ही कैलकुलेट हो, ब्रेन में ही कैलकुलेट हो। टेल मी व्हाट कुड हैव बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर। और लगभग टाइम जो क्वेश्चंस आएंगे मैं लिख के देता हूं, 90% केस में आपका एफ वेक्टर होने वाला है पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। देखिए पहला टर्म रिस्पॉन्सिबल होगा चेंज इन एक्स के लिए। आप मान के चलें आप ट्रेवल कर रहे हैं 0 से 1, लेकिन y और z तो अभी भी 0 है, y और z अभी भी 0 है, तो पहले टर्म का इंटीग्रेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज इट वुड लीड द वैल्यू एज 0। अग्रीड। नाउ यू हैड रीच टू 1, 0, 0, और 1, 0, 0 से अब जा रहे हैं आप 1, 2, 0, 1, ये देखें 1, 0 से आप जा रहे हैं 1, 2, 0। अगर नीड हुई तो x की वैल्यू हम फीड करेंगे 1 और z की वैल्यू फीड करेंगे 0। तो x की वैल्यू तो फीड करने की नीड है ही है, x की वैल्यू स्टिल इट इज बीन 1, तो यहां इंटीग्रेशन होगा 2 of y dy, and the y is been moving from 1 to 2. yes, बताएं इसका आंसर कितना आएगा? 7। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, 7 इज गोइंग टू बी द बेस्ट मोस्ट आंसर। मुझे कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊं। सो 7 इज बीन द परफेक्ट मोस्ट आंसर, द 7 इज गोइंग टू बी द परफेक्ट मोस्ट आंसर। ये बताओ ये कंसेप्ट आप लोगों को पहले पता था क्या? पहले पता था क्या? यस और नो, यस से नो करके रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 7 7 7 7 7 इज बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर। और जिनको अगर डाउट होगा तो एक बार नीचे रेज जरूर कर लेना। So here goes the next question. F वेक्टर दिया हुआ है, F दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रेशन एंड दैट इज बीन द ग्रेडियंट ऑफ F डॉट dr, dr dl जो है वो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट को रिफर करता है, इवेल्युएटेड ओवर द कंटूर फॉर्म्ड बाय द सेगमेंट -3 2 2 2 6 -1 2 6 -1। देखिए इस प्रॉब्लम की ब्यूटी क्या है, आपको वेक्टर क्वांटिटी नहीं दी हुई है जिसके ऊपर लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, आपके पास एक स्केलर फंक्शन दिया हुआ है जिसका ग्रेडियंट वो वेक्टर क्वांटिटी बन रही है। और एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ रखी है पहले भी, कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्केलर फंक्शन ऑलवेज होल्ड्स टू बी अ नल वेक्टर। अगर मैंने ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर को फॉर द टाइम बीइंग मान लिया ए वेक्टर, तो मैं ये बोल पाऊंगा जो ए वेक्टर है वो एक कर्ल फ्री वेक्टर है।
तो यहाँ ग्रेडियंट ऑफ एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है जो एक कर्ल फ्री वेक्टर है, और अगर ए वेक्टर इज बीन अ कर्ल फ्री वेक्टर बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू बी अ पाथ इंडिपेंडेंट एज वेल। इसका मतलब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी भी रास्ते से जाए, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। स्टार्ट करता हूं फिर से इस क्वेश्चन पे। आपके पास एक ए वेक्टर है एंड यू हैड स्टार्टेड फ्रॉम -3 to 2 and then went to 2 -3 2 2 6 and 2 and the last one is 2 6 and -1। और प्रॉब्लम में कहीं ये भी नहीं दिया हुआ है कि आप ट्रैवल करने के दौरान स्ट्रेट लाइन ही यूज कर रहे हैं। देखो तो इससे भी समझ में आता है कि अगर पॉइंट तो दिया हुआ है कि आप फाइनल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट किस रास्ते से जा रहे हैं, बट रास्ता ये नहीं दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है वो पाथ इंडिपेंडेंसी का है। लेकिन अगर कोई बच्चा पॉइंट ए, बी, सी और डी पैरामीटराइज करते हुए ए से डी तक पहुंचेगा, इट वुड टेक अ हेल अमाउंट ऑफ एफर्ट। ये कम से कम 10 मिनट का क्वेश्चन है, ये अब चीज आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे होगे। एक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना के वहां से लाइन इंटीग्रेशन निकालना इतना पेनफुल था, तो ऐसे ऐसे आपके पास 3 इक्वेशंस बनेंगे, और ये 3 इक्वेशंस इतने आसान भी नहीं है। आप पहला ए और बी के बीच में ट्रांजिशन देखेंगे, एक्स ट्रांजिट कर गया है, वाई ट्रांजिट नहीं किया है और जेड ट्रांजिट कर गया है, और यहां देखेंगे अगेन इट्स बीन अ ह्यूज ट्रांजिशन। तो अगर आप कोई पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली दे वुड बी नॉक्ड ऑफ, दे वुड बी नॉक्ड ऑफ। तो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू नाउ? व्हाट शुड आई डू नाउ? टेल मी, व्हाट शुड आई डू नाउ? कोई हेल्प करेगा मेरी? 2 मिनट में मम कर रहा हूं इसको, और हेल्प करो मेरे को, क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स आंसर? बताएं फटाफट क्या होगा आंसर? तो आंसर आर स्टार्टेड कमिंग। अंशिका चांदला का कहना है 139। एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम अंशिका? देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका ग्रेडियंट परफॉर्म करेंगे। वंस वी परफॉर्म इस ग्रेडियंट नो,
वी विल गेट टू नो अबाउट ए वेक्टर। ग्रेडियंट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में वो कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में जाता है, सेम गोस विद द वाई एंड जेड। पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली इसका होगा, बाकी ये टर्म्स जीरो होंगे, सो इट बिकम्स 6x² एंड दिस कंपोनेंट वुड फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ ax कैप। Partial differentiation with respect to the y and then ay cap, and the last is been 4az cap. It's been like this. It's been like this. और मैं वही काम करूंगा जो अभी तक करता आ रहा था। मैं एक टाइम पे केवल एक डेटा को चेंज करूंगा। आई वुड नॉट चेंज ऑल ऑफ देम टुगेदर। आई वुड नॉट चेंज ऑल ऑफ देम टुगेदर, अदरवाइज आई वुड बी इन बिग ट्रबल। आई वुड बी इन बिग ट्रबल। प्रॉब्लम थोड़ा मैसी है, तो पॉइंट टू पॉइंट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 पार्ट में मैंने टोटल कैलकुलेशन को बाइफरकेट कर दिया। एक टाइम पे एक्स चेंज करूंगा, एक टाइम पे वाई, एंड देन द लास्ट इज बीन जेड। मैंने स्टार्ट किया -3 एंड 2 2। उसके बाद मैं मैच कर रहा हूं, ध्यान दें, मुझे जाना है यहां है, भूल जाओ बाकी सब टर्म को। मुझे जाना है 2 -3 एंड 2, एंड देन कम्स 2। देखें कहां जाना है, यस 2, 6, 2, and the last has been 2, 6, -1, 2, 6, -1, 2, 6, -1। यहां आपको केवल dx में वेरिएशन, dy में वेरिएशन और dz में वेरिएशन देखने को मिलेगा। So let me focus on the variation in dx first। तो अब तो ये मान के चलेंगे ax कैप का ax कैप के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। This would deal with dx, this is going to deal with dy, and this is going to deal with dz। ठीक। और प्रॉब्लम इतना मजेदार लिया है, देखो जब आप x में वेरिएशन देख रहे हैं ना, तो y और z का फंक्शन है ही नहीं, आपको देखने की नीड ही नहीं है कि y यहां पर -3 था, z यहां पर 2 था। नथिंग हैज टू बी सीन, नथिंग हैज टू बी सीन, नहीं देखना है कुछ भी। ठीक, अगर ऐसा केस बनता है तो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम नाउ, व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम नाउ। 6x² आप इंटीग्रेशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज सिंपली बीन x³ डिवाइडेड बाय ऑफ 3, एंड मैं नो x कहां से कहां मूव कर रहा है, x इज बीन मूविंग फ्रॉम -3 टू +2। जानबूझ के इस तरीके के क्वेश्चन लिए गए। देन कम 6, इंटीग्रेशन करें y का, दैट स्टैंड्स फॉर y² डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर y² ट्रेवल करने वाला है ऑल द वे -3 से लेके 6 तक, -3 से लेके 6 तक। Then comes integration of 4 dz तो z होगा, and the z has been moving from 2 to -1। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का खासा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज द थिंग्स वुड गो इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। ये कैलकुलेशन करते हैं। जानबूझ के डेटा कुछ इस तरीके से लिए, देखो ऊपर 6 है तो नीचे डिविजर ऑफ 3 जो है वो कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा। तो गेट में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, आगे वाले खुद बैठ के पहले मेहनत करते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं। देखिए 6 3 जा तो ये होगा 2, और ये होने वाला है, ध्यान देंगे 2 to the power of 3 दैट इज बीन 8। अगर आप माइनस साइन लेके आ रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को घटाना चाह रहे हैं, लेकिन माइनस का पावर ऑड अगर होगा तो ये माइनस लीड करेगा, ये होगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, it is been 27। 6 divided by 2 it is been 3, और ये होगा 6 to the power of 2 that is been 36 minus of 9 and here comes 4 and then -1 -2। तो कैलकुलेटर मेरे यहां पर मैं देख लेता हूं, यस कैलकुलेटर इज बीन देयर। बताए मेरे को आंसर कितना आ रहा है, देखें। So here comes 2 getting multiplied with 27 plus 8 that is been 35, and then plus 3 getting multiplied with 33, and then plus 4 getting multiplied with -3। बताएं वैल्यू कितनी आ रही है, what had been the worth of it। सब लोगों का मेरे को यूनिनिमस आंसर चाहिए होगा, बताएं वैल्यू कितनी आ रही है। 6 डिवाइड बाय 3 आप जा रहे हैं -3 से लेके 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 आप जा रहे हैं -3 से लेके 6, एंड देन 4 आप जा रहे हैं z की वैल्यू 2 से लेके -1 तक। सो इट इज बीन 2 to the power of 8 प्लस ऑफ 27 परफेक्ट, 36 -9 परफेक्ट। चलो कितना आ रहा है वैल्यू बताएंगे मेरे को।
139। अंजलि का आंसर आया 139। देख लेते हैं मेरा आंसर कितना आ रहा है। 2 को मैंने सबसे पहले 8 + 27 के साथ मल्टीप्लाई किया। 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 36 माइनस ऑफ 9, 9 प्लस 4 गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ -3। 139 इज बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर। ये बताएंगे कितने बच्चे इस क्वेश्चन को गेट में सॉल्व करके आ पाते हैं। अंजलि आप बताएंगे, एंड देन शुआ आप बताएंगे, अंशिका आप बताएंगे। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होता आप लोगों के गेट में? नहीं होता। लगभग बच्चों के क्वेश्चन छूट चुके होते हैं। पहली बात तो वो गेट का बंदा जो इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है वो चाहता था कि आप इस पाथ से ट्रेवल करो, और मैं लिटरली ये मीन कर सकता हूं अगर इस पाथ से ट्रेवल करके कोई बच्चा आंसर निकाल लेता, गेट से बाहर हो जाता, क्योंकि उसको लगते कम से कम 15 मिनट, और उसके बाद भी चांसेस हैं कि एक्यूरेसी आप लोगों की बिल्कुल मेंटेन नहीं रहती। पहली बात, यहां से यहां जाने के लिए आप लोगों को ये पाथ फॉलो करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट निकालने की भी नीड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड ऑलवेज बी ना नल वेक्टर। बोले तो अगर आपने ग्रेडियंट ऑफ एफ को ए वेक्टर लिया है जिसका आपने लाइन इंटीग्रेशन निकालना है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा तो क्या आप ए से डी जाएंगे? अगर ए से डी भी जाएंगे तो आप गुनाह कर लेंगे। मैं लिटरली बोल रहा हूं, घर में जाके अगर मेहनत करके देख लेना, अगर आप ए से डी तक जाओगे इट वुड बी अ कंप्लीटली डिमिनिशिंग केस। क्यों? क्योंकि आप पाएंगे कि एक्स में भी चेंज है, वाई में भी चेंज है और जेड में भी चेंज है, और कोई मल्टीपल को लेके चेंज नहीं है। ठीक। और लाइन इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं केवल काम की चीज पढ़ाऊंगा। लाइन इंटीग्रेशन के बाद आप लोगों को सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में बात करूंगा, बट आप लोगों को केवल काम की चीज पढ़ाऊंगा मैं। चलिए, इसी सीक्वेंस में हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल। यहां ध्यान देंगे, द क्वेश्चन नंबर 4 डू कम ऑन द पिक्चर। देखिए ये प्रॉब्लम जो है वो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन का है, और प्रॉब्लम कभी भी क्लोज लाइन इंटीग्रेशन का होगा तो ट्राई करें कि आप प्रॉब्लम को स्टोक्स थ्योरम से निपटाएं, या फिर स्टोक्स थ्योरम से निपटाएं, या फिर आप यूज करें ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम से निपटाएं या फिर यूज करें ग्रीन्स थ्योरम। ठीक। तो चलिए, मेरे को लग रहा है कि क्रिटिक्स में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए आज की सेशन को मेरे को यहीं बंद करना पड़ेगा। वहां लाइव नहीं हो पाया है क्रिटिक्स में। तो आप लोग एक काम करो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेंडिंग रहेगा, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को अच्छे से फोकस कर लो और बताओ इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या आने वाला है आप लोगों की तरफ से। व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट मोस्ट आंसर फ्रॉम योर साइड? ठीक है, तो कल अपन इसी टाइम पे मिलेंगे। टाइमिंग में चेंज नहीं करूंगा, 1.5 घंटे अब लगभग लमसम अपन बिताएंगे, है ना। चलो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।